हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट। तो जैसे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डीसी सर्किट के लिए पढ़ा था कि कोई रजिस्टर अगर कनेक्टेड हो, वोल्टेज भी हमने लगा दिया, तो बताओ कि कितना पावर डिसिपेटेड होता है इन रजिस्टर। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े, बिल्कुल उसी के जैसा मिलता जुलता फॉर्मूला, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं और ये एसी चैप्टर का पावर कंजम्पशन हम आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं। तो पावर इन एन एसी सर्किट क्या होता है, तो उसको हम लोग ना पहले डीसी सर्किट से समझ लेते हैं। ठीक है, इसी का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन समझेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर देंगे एसी सर्किट में। तो डीसी सर्किट मतलब क्या? चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, हमने भी वोल्टेज का बैटरी ले लिया, ये डीसी बैटरी है। एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर का मतलब हो गया बल्ब ले लो, पंखा ले लो, एसी ले लो, है ना, मर्क्यूरी ट्यूब ले लो, जो भी है ले लिए यहाँ। अच्छा, अब होगा क्या, कैसे इसमें जब हम लोग बोलते हैं पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है ये देखते हैं। इस सर्किट के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, वायर ऐसे सर्किट मतलब कंप्लीट कर दिए, ये बैटरी करता क्या है, बस चार्ज को ना गोल 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 क्या करता है, सर्किट में घुमाता है, यानी चलाता है। ठीक है, कैसे चलाता होगा, तो बोले देखो यहां से चार्ज इधर ऐसे निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ऐसे निकल निकल करके नेगेटिव की तरफ आ रहा है। काम तो इतना ही है, चार्ज को गोल 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 घुमा रहा है, लेकिन इस चार्ज में ना थोड़ा सा कुछ किया जा रहा है काम। क्या काम होता है, ये जैसे ही इधर से चार्ज जब आता है ना, ये थका हारा आता है। ठीक, इसके पास ताकत नहीं होता है। ये बैटरी क्या करता है, अपना केमिकल एनर्जी से इस चार्ज को देता है ताकत, यानी कि एनर्जी। मान लो ये बैटरी जो ना ताकत दिया उसको 100 जूल, कितना ताकत दिया, 100 जूल, यानी बैटरी काम किया। तो यहाँ पर वर्क डन बाय सेल होता है, किस पर काम किया, चार्ज पर। इसको 100 जूल ताकत दे दिया। अब ये ताकतवर चार्ज बन करके यहां से जाता है। ये है भाई साहब रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब है कि करंट के फ्लो को रोकेगा। तो कैसे, बेसिकली यहां पर क्या कोलिजन होता है ना, नाच गाना करता है। कौन, चार्ज। तो चार्ज यहां पर एनर्जी लेकर के गया था, यहां पर पूरा नाच गाना किया, कोलिजन किया, सारा एनर्जी खत्म हो गया। ज्यादा देर डांस करोगे 2 घंटे तो थकेंगे ही थकेंगे, तो इसका सारा एनर्जी खत्म हो जाता है बेचारा। 100 जूल कहाँ चला जाता है, वही एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। पता है ना, चाहे बल्ब हो चाहे पंखा, कोई भी है, जितना देर चलेगा तो पता है, उसको आप टच करके देखो है ना, क्या गर्म होगा। तो एनर्जी डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। 100 जूल अगर एनर्जी यहां से लेकर के गया था ना, तो वो पूरा का पूरा 100 जूल यहां पर डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। वर्क डन बोलो चाहे हीट बोलो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, फिर ये चार्ज क्या है, सारी एनर्जी बर्बाद कर दिया है ना, गया, फिर थक हार करके आता है, फिर ये वाला क्या करता है, उसको ताकत देता है, फिर ऐसे। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। अच्छा, तो हम लोग बोलते हैं क्या है, देखो जरा, कि वर्क डन बाय जो सेल होता है ना, जितना वो काम करता है, सेम क्या होता है, वही एनर्जी क्या होता है, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड कर दो। ठीक है, एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन रजिस्टर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसमें सिर्फ रजिस्टर होता है। आज एसी सर्किट पढ़ने जा रहे हैं भैया, उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर तीनों साथ में, फिर कोई 2 एलिमेंट साथ में हो सकता है। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो पावर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। कौन वर्क डन, वर्क डन बाय द सेल। तो वहां भी देख लीजिए, जितना वर्क डन करता है वही जाकर के एनर्जी डिसिपेट होता है। तो बोले कहने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी डिसिपेटेड, क्या लिख देंगे, एनर्जी डिसिपेटेड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। तो कहने का मतलब 1 सेकंड में कितना काम कर रहा है। मान लो 1 सेकंड में ये बैटरी 100 जूल इसको देता था, हर 1 सेकंड में 100 जूल, हर 1 सेकंड में 100 जूल। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, हर 1 सेकंड में 100 जूल बर्बाद, हर 1 सेकंड में 100 जूल बर्बाद, है ना, दोनों सेम होता है ये एनर्जी डिसिपेटेड। अब यहीं पर जो है हम लोग इसमें पढ़े थे बच्चों की कितना वर्क डन होता है। तो वर्क डन के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते थे, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। एक वर्क डन का यूनिट होता था वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी वेलोर से याद करवाए थे। यहीं पर V = IR रखते हैं, तो वर्क डन का आता था क्या, I² RT।
और एक वर्क डन का आता है v²/RT। 3 फॉर्मूले होते थे। अब सोचो पावर क्या है, वर्क डन बटे टाइम। वर्क डन का मेरा फॉर्मूला 3 है, बटे टाइम करेंगे तो ये टी सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो टी हटा दो तो जो आपको दिख रहा है दैट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ पावर, यानी पावर डिसिपेटेड का। तो पावर इक्वल टू बोलेंगे सिंस वर्क डन बटे टाइम होता है, इससे पता चलता है कि भैया पावर के भी 3 फॉर्मूले होंगे। क्या? तो बोले कि देखो VIT बटे टी करोगे तो VI आएगा, फिर दूसरा में टी हटा दो तो I² R आ रहा है, तीसरा से हटा दो तो V²/R आ रहा है। तो अभी जब पढ़ेंगे ना AC भी तो ये फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा इसी के टाइप का। तो यानी कि समझ में आना चाहिए कि अच्छा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े ना बेसिकली वही टाइप का फॉर्मूला हमें आज भी जरूरत पड़ने जा रहा है। तो वहां याद किया, यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। हो गया? तो हम ऐसा कर सकते हैं, पावर क्या हो गया, रेट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सेल ऑन द चार्ज, या फिर ये बोलो रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन रजिस्टर, या फिर बोलो एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब क्या हुआ कि बल्ब जो है ना जिसका पास रेजिस्टेंस आ रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम करते जा रहा है और वही डिसिपेट हो रहा है। तो हम लोग पावर इन AC सर्किट को भी क्या कहते हैं बच्चों, सेम चीज, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्या कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। ठीक है? और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या कुछ भी हो सकता है, तो जो भी डिवाइस लगाना लगा दो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूम करने का मतलब है कि हीट डिसिपेट हो रहा है, तब जाकर उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वो पावर कंज्यूम्ड है बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या फिर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लिख लीजिए इसको। तो करते हैं डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं, अभी हम करने जा रहे हैं AC का डेरिवेशन की पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, लेट एक यूनिवर्सल सर्किट ले लेते हैं बच्चों, RLC सर्किट ले लिए, उसमें एक वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है और देखते हैं कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन जनरल पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो जरा वोल्टेज कितना है वो देख लो, I इंटू करंट, टोटल सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है करंट वो बता दो, टोटल वोल्टेज कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आ गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलेगा। भाई ठीक है AC सर्किट है, बताओ कि वोल्टेज कितना अप्लाइड है, तो बोलते हैं यहाँ पर वोल्टेज ना गजब है कांस्टेंट नहीं है कि एक ही तरफ चाहे करंट जाएगा, नहीं, 1 सेकंड में 100 बार फ्लक्चुएट करते रहता, दन 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 बहुत स्पीड से। बोले हाँ तो किधर बैटरी किधर करंट, तो बोलते रोको रोको रोको, लेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी इंस्टेंट पर, अब ठीक है कोई टर्मिनल प्लस होगा माइनस होगा, बताओ उस इंस्टेंट पर वोल्टेज कितना, उस इंस्टेंट पर करंट कितना। तो बोलते हैं कि देखो वोल्टेज जो है ना E इक्वल टू कितना होता है, E0 साइन ओमेगा टी। तो पहले समझो कि एक तरह से बैटरी लगा दी है, ठीक है। अच्छा, लेट उसी इंस्टेंट पर ये टर्मिनल है प्लस, ये टर्मिनल है माइनस, तो उस इंस्टेंट पर करंट फ्लो कर रहा होगा इधर I। तो हम लोग बोलते हैं सर्किट को रोको पहले AC को, तो लेट एट एनी इंस्टेंट, सारे लेक्चर्स अभी पीछे देखे होगा, सब में ये लाइन लिखते ही लिखते हैं, क्योंकि जब तक AC को रोकोगे नहीं उस इंस्टेंट पर तो पढ़ नहीं पाओगे आप LET कुछ लिखे भैया वो 100 बार फ्लक्चुएट भी कर गया। तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t ऐसा ऐसा है, तो बताओ कि उस समय EMF कितना होगा, तो बोले उस इंस्टेंट पर EMF है E0 साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फ्लक्चुएटिंग वाला है ना, इंस्टेंटेनियस EMF। तो उस समय करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, बोले सर्किट कैसा है, RLC सर्किट, RLC सर्किट में करंट क्या होता है। तो पिछला लेक्चर हम लोग पढ़े RLC वाला। R तो बेचारा सीधा साधा है, R ऐसा है कि जो वोल्टेज का यहाँ पर होगा ना फेज, करंट का भी सेम फेज होता है। L4 लैग, करंट लैग करता है, अकेला अगर रहे तो C में करंट लीड करेगा, लेकिन जब तीनों कनेक्टेड होता है तो टोटल जो करंट होता है वो लैग या लीड करेगा। ये कैसे हमें पता चलता है, इन दोनों को देख करके कि दोनों के पास का वोल्टेज में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो बोलते हैं क्या बच्चों, देखो यहाँ का वोल्टेज है मान लो VR0, यहाँ का वोल्टेज है VL0, यहाँ का वोल्टेज है VC0। तो हम लोग लेट कुछ मान लेते हैं कि लेट जो है ना VL0 जो है क्या है, ग्रेटर देन है VC0। आप मान सकते हो VC0 ग्रेटर देन इतना कुछ भी है ना, क्या है हमें नहीं पता, हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं। तो लेट ऐसे ऐसे ऐसे, अगर L यहाँ का वोल्टेज अगर ग्रेटर होगा तो आपको पता है कि भाई L4 लैग, यानी कि करंट करेगा लैग, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस क्या। तो बोले अकेला अकेला रहता है ना तो 90 डिग्री लैग लीड होता है, लेकिन जब 3 एक साथ हो तो कितना से लैग लीड करता है, 5 से, जिसको कि फेज डिफरेंस हम लोग कहते हैं।
पता चल गया। पिछला लेक्चर पूरा डिटेल में बताएं बच्चों कि अगर VL ग्रेटर होगा तो L4 लैग, मतलब ये ज़्यादा प्रिविलेंट रहेगा सर्किट में। अगर VC ग्रेटर होगा तो लीड कर जाता, सिंपल सा बात है। तो बोले लेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, भैया ये भी इंस्टेंटेनियस है, उसी इंस्टेंट पर क्या वोल्टेज है ऐसा, तो उसी इंस्टेंट पर करंट फ्लो कर रहा है कैसा, तो बोले कि वैसा। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो गया फाई हो गया। तो ये उस इंस्टेंट पर करंट, उस इंस्टेंट पर वोल्टेज है, तो भैया पावर भी क्या निकलेगा, उसी इंस्टेंट पर कितना डिसिपेट हो रहा होगा वो बताओ। तो बोले देयरफॉर पावर डिसिपेटेड, क्या लिखेंगे, देयरफॉर पावर डिसिपेटेड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या कहलाएगा, इसी को बच्चों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो ब्रैकेट में लिख दो, पता है क्या, दैट इज क्या है ये, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको कि हम ना P से ही डिनोट करते हैं, यानी सिंपल P लिखा हुआ हो दैट इज पावर डिसिपेटेड एट एनी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो इंस्टेंटेनियस, तो वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस, करंट भी इंस्टेंटेनियस, करंट भी कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, तो बस अब रख दो बच्चों दोनों को और उठा करके सॉल्व करते हैं। तो E का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू क्या है, बना लो डायग्राम, फिर हम इसमें करते हैं सब्स्टिट्यूट और करते हैं डेराइव। E इंटू आई, तो पावर बराबर क्या हो रहा है, E इंटू आई। E क्या है, E है E नॉट साइन ओमेगा टी, I है I नॉट, क्या है I, एक सेकेंड, क्या है I, तो बोलेंगे I है मेरा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस है फाइव, ऐसा। ठीक है, देखो जरा क्या, E नॉट I नॉट तो कांस्टेंट है, ये ले लेते हैं बाहर, बाहर ले लो, साइन साइन को एक साथ रखते हैं, साइन ओमेगा टी, एक हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कितना है फाइव। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या है भाई, साइन कुछ साइन कुछ, यानी कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना एक फॉर्मूला लगने जा रहा है, और वो फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। तो देखो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा मैं तो यहाँ पर लिख दूंगा आपको, है ना, तो आप उसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। लेकिन अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता हो, अगर आपको कष्ट होता हो, तो यूट्यूब में टाइप करिएगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में टाइप करिएगा, वीडियो आएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले परमानेंट जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए मैं कह रहा हूँ, कल सुबह तक नहीं, परसों तक नहीं कि परसों परीक्षा है तो भाई बस 12 बजे तक याद रहना चाहिए रट के गए, वो नहीं, एक तरीका से इसको याद किया जाता है। ठीक, तो मैंने याद करा दिया आप लोग को। हाँ, तो देखो क्या करते हैं, E नॉट I नॉट बटे 2 डिवाइड कर दो यहाँ और 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, लेक्चर वो वाला है ना, याद कर लिए, हमें पता है कि क्या पता है भाई, हमें ये पता है कि 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है। तो देखो जरा क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin A sin B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये हो गया। ठीक, पता चलेगा कि सेम 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 है, तो cos का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये होता है। तो 2 sin A sin B, A क्या है, A है ओमेगा टी, B क्या है ओमेगा टी माइनस 5, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे ये, चलो लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जो E नॉट I नॉट बटे 2 है ना, इस 2 को भी हम सेटिंग करके लिख देते, ये हो जाएगा देखो √2, और इधर भी कर देते हैं √2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, होगा क्या मेरे लिए आगे, E नॉट बटे √2 ये RMS बन जाएगा, I नॉट बटे √2 IRMS बन जाएगा, जो कि मेरे लिए काम का चीज़ है, तो इसको भी सेटिंग कर दिए। और ये वाला कैसा बन रहा है, cos A माइनस B, तो बोले cos A माइनस B, A क्या है देखो, A क्या है ओमेगा टी माइनस B क्या है, तो बोले ओमेगा टी माइनस क्या है 5, करली ब्रैकेट, ये हो गया। ठीक है, पहला हो गया cos A माइनस B, और उसके बाद क्या है माइनस cos A प्लस B, तो फिर से कर देते हैं ऐसा बच्चों, cos A प्लस B, A है ओमेगा टी प्लस इधर क्या है ओमेगा टी माइनस 5, ये देखो बढ़िया से देख लो जरा, है ना, समझ में आना चाहिए भाई, लिख क्या रहे पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, cos A माइनस B, तो cos A माइनस B माइनस
कॉस ए प्लस बी हो गया। इसमें से कुछ कुछ उड़ेगा क्या, देख लो जरा, सेटिंग करो। ई नॉट बटे रूट 2 बन जाएगा मेरा ई आर एम एस, आई नॉट बटे 2 बन गया आई आर एम एस कॉस, देखो जरा खोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस क्या हो गया फाई, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस कॉस, ध्यान से देखना, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी, और ये कितना है माइनस फाई। तो ऐसा हो गया है, फाइनल हो गया। यहां पर देखते हैं तो प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, बचेगा सिर्फ कॉस फाई, लेकिन उधर टाइम डिपेंडेंट कुछ ना कुछ बचा हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए इसको। थोड़ा है ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है तो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हर स्टेप ठीक करते जाना है, ठीक। तो ई आर एम एस आई आर एम एस ये क्या है भाई, तो दिस बिकम्स कॉस फाई एक तरफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कैसा है फाई, क्या है फाई। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ जरा, इक्वेशन 1 2 ठीक है, हाँ, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3 जो आया। अब इसमें देखोगे ये कैसा है, इंस्टेंटेनियस पावर, यानी फ्लक्चुएट करेगा, हर इंस्टेंट पर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या फॉर्मूला में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ई आर एम एस कॉन्स्टेंट होता है, आई आर एम एस कॉन्स्टेंट होता है, कॉस फाई कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन ये कैसा है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। यानी पता चल गया कि भाई ये जो पैरामीटर दिख रहा है ना, व्हाट इज दिस, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, कोसाइन फंक्शन है। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई इंस्टेंटेनियस पावर है, हर इंस्टेंट पर जो है ना अलग अलग होगा, देखना हर इंस्टेंट पर अलग, हर इंस्टेंट पर अलग, हर इंस्टेंट पर अलग। तो कभी भी फिजिक्स के अंदर या पूरा दुनिया के अंदर कोई भी चीज हर इंस्टेंट पर जब चेंज करते जाता है, वेरिएबल 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 होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं यार हम पढ़ेंगे कब, तुम हर इंस्टेंट पर बदलते रहते हो, ऐसा करो एवरेज निकाल करके बताओ ताकि वो एक कॉन्स्टेंट हो जाए, है ना। तो कोई भी चीज फ्लक्चुएट करता है, हम पहले क्या निकालते हैं, एवरेज, ताकि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें समझ में आए, ठीक है। तो एवरेज निकालो भाई, इसीलिए क्या है ना बच्चों, ये होता है इंस्टेंटेनियस पावर है। क्या है ये पता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज पावर, ना कि इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि देयरफॉर वी ऑलवेज स्टडी क्या, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर, ठीक है। ये देखो अगर एवरेज वाला जो हम लोग लेक्चर पढ़े ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, फर्स्ट लेक्चर एकदम एसी चैप्टर का, तो देखो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई है ना, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, वो भी कोसाइन फंक्शन है। ओवर 1 कंप्लीट साइकिल की जैसी बात करेंगे, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो कोसाइन फंक्शन जो टाइम डिपेंडेंट है, इसका एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल कितना होगा। वीडियो रोक करके जरा कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों कि कितना होगा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन अगर हो, साइन चाहे कोसाइन, एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल क्या होता है। आंसर देखिए कि फर्स्ट लेक्चर आपने अच्छा से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि बोले हैं जो भी चीज पढ़ते जाते हैं ना सीक्वेंस में उसका यूज होता है यहाँ पर, तो अभी मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो बोले कि भाई देखो फ्लक्चुएट होता है हर इंस्टेंट पर, तो एवरेज पढ़ते हैं, एवरेज में देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन सिंस इट इज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, इसका एवरेज वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल कितना होगा, 0, कितना होने जा रहा है, 0। तो बोले ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे एवरेज पावर को। एवरेज हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो बोले भैया एवरेज पढ़ने जा रहे हैं तो सारे चीज़ का क्या होगा, एवरेज, सारे चीज़ का क्या होगा, एवरेज। यानी लिखोगे कैसे, तो बोले देखो भाई ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, चलो एक ब्रैकेट ही डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस कितना हो गया फाई, और ऐसे लगा दो, यानी कि सबका एवरेज वैल्यू। तो सबका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, फिर बचता है मेरे पास ये माइनस ये माइनस ये। तो सीक्वेंस वाइज जो है ना मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, एक एक करके। तो बोले ई आर एम एस, आई आर एम एस, ठीक, ये तो बाहर गया, यानी कि एवरेज वैल्यू हमें निकालना किसका है, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई का एवरेज वैल्यू। अब इसका माइनस इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, तो एवरेज में आपको पता है कि समेशन फंक्शन हो या एडिशन हो तो कैसे करते हैं, सीधा सीधे एक करके एवरेज निकाल दो। तो पहले इसका एवरेज माइनस इसका एवरेज। बोले ठीक, देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन है ना ऐसा लिखो कि समझ में हमेशा आए। तो बोलो कि सबसे पहले अगर ऐसे मान लो कर दे, बोले भैया पहले कोसाइन फंक्शन का एवरेज हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई का एवरेज वैल्यू।
सवाल है कि हम जो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं क्या चीज़ का निकाल रहे हैं पता है, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। हमेशा चाहे एवरेज हो चाहे आरएमएस, कैसे निकालते हैं, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अरे वो तो आईआरएमएस जब निकालते हैं ओवर वन कंप्लीट साइकिल तो उसका आंसर 0 हो गया था, तो उसका कोई मतलब नहीं बना, इसीलिए फिर हाफ साइकिल पर पढ़े। देखते हैं कि एवरेज पावर निकाल करके कि भाई एसी जो सप्लाई है हमारा हर एक साइकिल में कितना डिसिपेट होता है, हर एक साइकिल में कितना डिसिपेट होता है, कहीं 0 तो नहीं हो गया। 0 हो जाएगा फिर देखेंगे है ना कुछ क्या है, लेकिन यहाँ पर पता है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो जो भी लिख रहे हैं ना कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ पर क्या होगा कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, तो ये तो कांस्टेंट है। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ईआरएमएस आईआरएमएस, ये देखो इसका ये तो कॉस फाई ही हो गया है ना, कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही होता है, माइनस कोसाइन फंक्शन एवरेज वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 हो गया। हेंस बोलेंगे व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, टी टाइम पीरियड, ये आ जाता है मेरा कितना ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस कितना हो गया फाई। सो ये हो गया बच्चों आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। तो पता है यहां पर लिख देंगे व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड बाय एन एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बाय एन एसी इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। और वो है इसका मतलब कि व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय एन एसी अल्टरनेटिंग इन वन कंप्लीट साइकिल, तो ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। गौर करके देखो कि ये क्या है बच्चों, अगर कॉस फाई को थोड़ा देर के लिए हटा दो तो एक चीज आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होगा, बताता हूं क्या, लिख लीजिए क्या यहाँ पर विजुअलाइज होने जा रहा है हम लोग को। तो बोले कि भाई डीसी में अगर देखोगे ना डीसी, तो उसमें क्या होता है कि कोई रजिस्टर ऐसे है, एक वोल्टेज ऐसा है, ये है V और यहाँ से करंट निकला I, तो पावर डिसिपेटेड होता है V इंटू आई। अच्छा AC में अगर हम लोग देखें, मान लो ठीक है R है, L है, C है, लेट बहुत सारा चीज़ कनेक्टेड है, कोई बात नहीं रहने दो, AC सप्लाई है, ठीक है। याद है सिखाए हैं बच्चों कि जो भी यहाँ वोल्टेज लिखा रहता है ना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज मान लो सप्लाई, मान लो कि उस इंस्टेंट पर चलो ठीक है, ऐसे सर्किट में ऐसे सर्किट में करंट दे के रखा है 5 एम्पियर, जैसे यहाँ कैसे वोल्टेज भी है करंट ही है तो पावर भी आई, यहाँ पर जब दे के रखता है तो बताओ कि ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली VRMS या फिर ERMS बोलो। जो ये करंट दिया हुआ रहता है वो क्या होता है IRMS होता है। यानी कि मान लो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोले भाई डीसी में हम देखते हैं V इंटू आई करते हैं तो पावर हो जाता है, ओ तो एसी में क्या है ये दिया हुआ VRMS, ये क्या है IRMS। यानी एसी में अगर बोलेंगे कि भैया एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो एक तो डायरेक्ट समझ में आता है ERMS, आई इंटू IRMS गुना कर दो, खत्म, सेम चीज़ हो गया। इसका वोल्टेज वोल्टेज RMS कहलाता है, एसी सर्किट का करंट IRMS कहलाता है, तो V इंटू आई हो गया, खत्म। हाँ बस ठीक है, पता है कि इसमें लैग लीड कुछ कुछ करते रहता है, तो भैया को कॉस फाई जो है लगा दो, तो ये हो गया एवरेज पावर का फॉर्मूला, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज पावर इसमें डायरेक्ट VI था, इसमें एवरेज पावर डायरेक्ट VI नहीं है, जो है VI तो है, एक और फैक्टर कुछ आ जाता है कॉस फाई टाइप का, इसीलिए कॉस फाई का नाम ही हो गया, पता है क्या कहलाता है ये कहला जाता है पावर फैक्टर। क्यों कहलाया पावर फैक्टर, बिकॉज द पावर डिसिपेटेड इन एन एसी सर्किट ओवर वन कंप्लीट साइकिल डिपेंड्स अपॉन ए फैक्टर, हेंस इट इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर कंजम्पशन एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या है वो कॉस फाई, नाम ही हो गया पावर फैक्टर, कितना अच्छा बात है। तो ये चीज है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अभी एक करके जो है ना आप लोग को बताऊं, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर, वेरियस फॉर्म्स क्या होगा, तो बोले कि R है, L है, C, R L C, ये AC सप्लाई हो गया, ठीक। तो बोलते हैं कि एक तो सबसे पहला मेरा आया है एवरेज पावर का ओवर वन कंप्लीट साइकिल, क्या आया है ERMS IRMS, और ये हो जाता है कॉस फाई, कॉस फाई कॉस फाई, क्या हो गया कॉस फाई, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हो इसमें, तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वोल्टेज अगर मान लो कि ERMS है, टोटल करंट मान लो कि IRMS है, तो टोटल तो भैया इन तीनों जो एलिमेंट्स लगा हुआ है इन तीनों का इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, उसको इंपीडेंस बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए ERMS क्या होता है, टोटल टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज क्या, इंपीडेंस,
क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। सब पीछे का लेक्चर्स का रिपीट हो रहा है बच्चों, है ना, कोई भी नया चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, सब चीज़ है। अगर मन में चलेगा ना सर कैसे हो गया, जस्ट पिछला लेक्चर में बताएं पूरा डिटेल में। हेंस इसको दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा सेकंड नंबर कि ERMS को क्या लिख सकते हो? IRMS इंटू Z। तो बोले कि सिंस ERMS को लिखा जा सकता है क्या? IRMS I इंटू Z। उसको उठा के वहाँ रख दो तो एवरेज पावर का मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। ERMS के जगह पर यही रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो IRMS इंटू Z, और एक IRMS तो है ही पहले से, इंटू cos फाई। हेंस ये फॉर्मूला कैसा बन गया? I स्क्वायर हो गया, यानी IRMS का होल स्क्वायर इंटू Z I इंटू cos फाई। तो ये भी क्या हो गया? एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला। देखो गौर करके, DC में जो फॉर्मूला आपको याद है ना वही है, बस यहाँ पर एक पावर फैक्टर लगा हुआ, पावर डिपेंड्स अपॉन ए फैक्टर, बस खत्म। VI होता है, ठीक है, I स्क्वायर R होता है, देख लो सेम ही I स्क्वायर R। भैया यहाँ टोटल रेजिस्टेंस लिखा हुआ इम्पीडेंस, एगो पावर फैक्टर लिख दो। अब जैसे ERMS के जगह पर सब्स्टिट्यूट किए, अब हम क्या करते हैं? IRMS के जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो बोले ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा। बोले भैया IRMS के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? सिंस IRMS इक्वल टू क्या लिखोगे? ERMS बटे Z लिखा जा सकता है। एक बार हम वोल्टेज के जगह पर रिप्लेस किए, एक बार करंट के जगह पर रिप्लेस करके चेक कर लो क्या आ रहा है। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो बोले एवरेज पावर ये हो जाएगा ERMS, तो चलो ERMS है, RMS, ठीक है। IRMS के जगह पर क्या लिख रहे हैं? ERMS बटे Z, तो ERMS बटे Z, एक है cos फाई। हेंस ये बन गया कितना? ERMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू cos फाई। क्या ये तीसरा फॉर्मूला पावर कंजम्पशन नहीं है DC वाला जो हम लोग पढ़े? देखो V स्क्वायर बटे R जो होता है ना, तो बस हो गया V स्क्वायर बटे R। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल सब लिखा हो इंटू cos फाई। तो ये हो गया वेरियस फार्मूला। तो सवाल में जब IRMS और Z दिया रहेगा, फाई पता हो तो हम ये यूज़ करेंगे, EI दिया हो तो ये यूज़ करेंगे, सिर्फ E हो Z हो तो हम ये यूज़ कर लेंगे, है ना। लिख लीजिए, समझ में आया? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। अब तीन टर्म है बेसिकली, ऐसे हमसे बोलता है निकालने के लिए फाइंड अपेरेंट पावर। अब भाई तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फाइंड पावर फैक्टर ओनली, बस पूरा पावर नहीं चाहिए। पूरा पावर चाहिए तो उसका नाम होता है ट्रू पावर। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू पावर। तो देखो क्या है, बोले सिंस एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ये होता है क्या? ERMS IRMS cos फाई। यहीं पर बच्चों देखो क्या है ना, सबका अपना अपना नामकरण हो गया है। इसको बोल देते हैं पता है क्या? ये ट्रू पावर है। क्यों? क्योंकि ट्रू पावर सच में क्या है? ये गुना करोगे तब जाकर के पूरा एग्जैक्ट ट्रू पावर आएगा, सच वाला, तो ये ट्रू पावर कहला जाता है, ठीक है। तो इसमें झूठ वाला कौन है? इतना ही सिर्फ गुना कर दोगे ना, लगेगा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ही सिर्फ लिख देते हैं V इंटू आई, तो भैया थोड़ा कम पावर आया, पूरा नहीं आएगा, पूरा में ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए इसको ट्रू कहे ना, तो इसको ट्रू ना बोल करके क्या बोलते हैं? अपेरेंट पावर। पावर तो देगा ये, लेकिन पूरा सच वाला नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, तो ये अपेरेंट पावर कहला जाता है। और ये जो आया उसको क्या बोलते हैं? बोले सिंस पावर डिपेंड्स अपॉन ए फैक्टर नोन एज पावर फैक्टर, नोन एज पावर फैक्टर, PF कर देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। बार बार उतना लंबा लिखेगा कौन, है कि नहीं? पावर फैक्टर हो गया बस। तो अपेरेंट पावर बोले ERMS IRMS, पावर फैक्टर बोले cos फाई निकालो, ट्रू पावर बोले तो ये, और ये क्या है? पूरा डिटेल्ड फॉर्मूला। तो मीनिंग समझ में आ गया है ना। मेरा चांद मुझे आया है नजर। डेफिनेशन 1 देखो किसका? पावर फैक्टर का पढ़ने जा रहे हैं। पावर फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन? cos फाई। देखो cos फाई के 3 डेफिनेशन में बताने जा रहा हूं क्या क्या है। सबसे पहला ये है भैया, cos जो फाई हम लोग लिखते हैं ना, cos फाई, ये फाई क्या है? व्हाट इज दिस फाई? तो फाई है क्या? तो बोले कि कोई भी सर्किट अगर बनाओगे ना, मान लो R L C बना दिए, AC पूरा सप्लाई लगा दो, तो हमें पता है कि लेट, कोई उदाहरण लेते हैं कि VL0 जो है ना ग्रेटर देन VC0 है, ठीक है। VL0 ग्रेटर, तो L4 लैग, यानी करंट लैग करेगा, तो किसी इंस्टेंट पर ये प्लस माइनस E इक्वल टू क्या है? E0 साइन ओमेगा t, तो करंट क्या करेगा? तो बोले देखो L ग्रेटर है तो L4 लैग तो लैग करेगा, I0 साइन ओमेगा t कितना लैग करेगा? 5। ये हो गया।
यानी पता चलता है ओ ये जो cos phi आया है व्हाट इज phi, तो इट इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एंड द टोटल वोल्टेज, टोटल करंट एंड द टोटल वोल्टेज। ये फाई क्या हो जाता है, कभी लैग भी करता है, देखो यहाँ लैग कर रहा है, यहाँ लैग पीछे, या कभी लीड भी कर सकता है। तो टोटल करंट या टोटल वोल्टेज कितना आगे पीछे होगा लैग या लीड में, वो दर्शाता है ये। ठीक है, तो ये बोलेगा फेस डिफरेंस बिटवीन, क्या है भाई ये, फेस डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एंड टोटल, मतलब टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट, जो भी लिख लो चलेगा। तो व्हाट इज डेफिनेशन 1, तो बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द क्या, कोसाइन ऑफ द एंगल, देखो कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ लैग बोलो या लीड बोलो बिटवीन द अप्लाइड ईएमएफ एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन एन एसी सर्किट, कह सकते हैं कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द लैग या लीड, और फाई क्या है, तो एंगल बिटवीन ई एंड आई। तो इस रूप में हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये पहला डेफिनेशन है। ठीक, दूसरा डेफिनेशन कैसे कह सकते हो, तो दूसरा डेफिनेशन है कि बोले कि अभी पढ़े हमने कि ट्रू पावर जो होता है ना, वो होता है ERMS आई इंटू कॉस क्या हो जाएगा फाई। तो भाई यहाँ से कॉस फाई को कैसे लिख सकते हो, बोले कॉस फाई हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि ट्रू पावर डिवाइडेड बाई ये वाला थोड़ा सा कम वाला पावर है, थोड़ा सा कम वाला पावर, पूरा नहीं है भाई, अधूरा है, तो अधूरा का नाम है ना, हमारी अधूरी कहानी। हाँ क्या है ये, अधूरी कहानी है भैया, थोड़ा कम ही है, तो कम का नाम है एपेरेंट पावर हो गया। तो बोले cos फाई पावर फैक्टर कैसे डिफाइन करोगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर बट एपेरेंट पावर। देख लो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपेरेंट पावर इन एन एसी सर्किट। डायरेक्ट सवाल में कभी दे दे ट्रू पावर है मान लो कि 40 वाट, एपेरेंट पावर है कुछ 20 वाट, बताओ भाई cos फाई क्या, हालांकि ग्रेटर देन कोसाइन एंगल ग्रेटर नहीं होगा तो थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसे रह सकता है। ठीक है, जो भी वैल्यूज दे दे, कहने का मतलब है ना, रख देंगे। ठीक है, दोनों पावर है भाई, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे बोले ना, मान लो ये 20 वाट, ये 40 वाट, ठीक है, तो 20/40 काट दो, 1/2 आ गया, cos फाई 1/2, फाई बराबर बताओ कि क्या है ना, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे पावर फैक्टर। हो गया, चलो डेफिनेशन 2। और इसी का जस्ट आगे वाला कॉन्सेप्ट फेजर डायग्राम पर बेस्ड कि व्हाट इज पावर फैक्टर। तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट क्या है, तो देखो जरा जस्ट पिछला लेक्चर फ्रॉम ये लेक्चर 7 है ना, लेक्चर 6 से बच्चों, जहां पर LCR सर्किट हम लोग पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि cos फाई जब करते हैं ना, एक ट्रायंगल आया था, याद करो, थोड़ा सा मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ RLC सर्किट का, RLC का, ठीक। तो क्या था, तो बोले ये इधर बनाते थे करंट I0, इसी साइड बना देते थे VR0, यहाँ से ऊपर होता था VL0, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा VC0। लेट क्या है भाई, VL0 ग्रेटर देन मान लेते हैं VC0, मतलब इधर 10 न्यूटन इधर 2 न्यूटन, तो नेट 8 न्यूटन उधर हो जाएगा। तो ये इधर हो जाता था कितना, यहाँ से यहाँ तक VL माइनस VC0। तो एक वोल्टेज इधर और एक VR इधर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते थे। ये देखो मेरा बन जाता था रिजल्टेंट EMF कितना, रिजल्टेंट EMF टोटल वोल्टेज VR0 ये, तो बोले टोटल वोल्टेज इधर टोटल करंट इधर, ये दोनों आगे पीछे कितना से है, फाई से, ये 90 डिग्री है। यानी पता चल गया कि cos फाई अगर निकालोगे हमेशा देखो क्या आएगा, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बेस बटे हाइपोटेनियस। cos फाई क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो अगर इधर ये हाइपोटेनियस पर वोल्टेज है तो इधर भी आपको वोल्टेज ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज बटे वोल्टेज क्या लिखेंगे, देखो जरा, बेस बटे हाइपोटेनियस VR0 बटे E0। और बहुत अच्छा से जानते हैं, रजिस्टर का लिख रहे हो तो V इक्वल टू IR, तो I इंटू R, पीक तो पीक करंट। सिमिलरली ये है टोटल, तो भैया टोटल पीक करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस का नाम क्या है, इम्पीडेंस। तो I0 चला गया, देखो आंसर क्या आ रहा है, R बटे Z। बहुत पॉपुलर रिलेशन है ये, cos फाई इक्वल टू R बटे Z, cos फाई इक्वल टू R बटे Z, R बटे Z। R मतलब रेजिस्टेंस वाला, बेस हाइपोटेनियस टोटल है ना वोल्टेज, तो टोटल रेजिस्टेंस, यानी इधर R बोलो इधर Z बोलो, तो R बटे Z हो गया, खत्म। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस इन एन एसी सर्किट, रेजिस्टेंस एंड इंपीडेंस इन एन एसी सर्किट हो गया। तो ये 3 डेफिनेशन है cos फाई का, किसी भी रूप में जो है ना हमें आ सकता है लिखने के लिए।
अब निकालते हैं दो चीज बच्चों, देखो पावर फैक्टर सबसे पहले निकालो कि cos फाई क्या होता है एंड पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट क्या होता है। किसके लिए? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, और ये 6-7 सर्किट के लिए होता है। निकालते हैं सबसे पहले। जब प्योर रेजिस्टिव होता है ना तो टोटल वोल्टेज अगर ऐसा है तो टोटल करंट होता है क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फेज में होता है। सेम फेज देख लो, तो दोनों का फेज अगर सेम तो भैया फाई क्या हो गया? 0। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0, यानी कि भाई कोई लैग लीड कर ही नहीं रहा। तो बोले कि पावर फैक्टर जैसी बात करते हैं ना वो हो जाता है कितना? cos फाई। ये क्या है? पावर फैक्टर। हाँ, cos फाई। तो बोले cos फाई हो गया 0, cos 0 कितना हो गया? 1, यानी कि पावर फैक्टर जब पूछेगा कितना होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। अब ये आता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पावर फैक्टर फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज क्या? तो 0, 1, -1 ऐसे करके ऑप्शन बना देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, हो गया। और दूसरा निकालते हैं कि पावर कंजम्पशन इन एन एसी सर्किट क्या है। तो पावर कंजम्पशन जब भी पूछेगा ना बच्चों पावर कंजम्पशन, तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? तो हमेशा हम एवरेज पावर निकालते हैं। ये भी लाइन नोट पॉइंट में लिख लो कि व्हेनेवर इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट एवरेज पावर। क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज पावर, एवरेज। तो एवरेज होता क्या है? ये होता है ERMS, IRMS, cos फाई। लेकिन cos फाई का वैल्यू कितना हो गया? पावर फैक्टर 1, यानी कि ये हो गया कैसा? ERMS, IRMS, और ये हो गया 1। तो एक तो फॉर्मूला यही आ गया ERMS, I इंटू क्या हो गया? IRMS। सो दिस इज द एवरेज पावर। एक समझ में आया? हो गया। अब सिंस इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है बच्चों, तो इसको लिखने के देखो प्योरली रेजिस्टिव का डीसी में याद है सिखाया था, डीसी सर्किट में क्या होता है? VI। तो गौर करके देखो सिर्फ VI आया ना यानी रेजिस्टिव का फॉर्मूला रिमेन्स सेम इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड AC चैप्टर, सेम। तो देखो बताता हूं इसका दूसरा फॉर्मेट कि भाई इसके 2 फॉर्मेट हो सकते हैं। तो 2 B तक पढ़े थे, C पार्ट देखते हैं जरा क्या है। बोले सिंस एवरेज पावर जो है ये हुआ है क्या? देखो जरा ERMS इंटू IRMS। बोले भैया प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर लिखना चाहोगे बच्चों तो जैसे वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है ERMS। देखना जरा, सर्किट के लिए लिख रहा हूं। टोटल वोल्टेज क्या? ERMS। टोटल करंट क्या? IRMS। ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या सर्किट का? तो बोले सिर्फ अकेले कनेक्टेड है, और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। बोलोगे वाह क्या बात है, रेजिस्टेंस होता है क्योंकि और कोई चीज इसमें कनेक्टेड ही नहीं है। तो हो गया। तो टोटल यानी कि ERMS को मैं लिख सकता हूं IRMS इंटू R इस सर्किट के लिए। तो देखो जरा क्या लिखेंगे, है ना। तो बोले सिंस ERMS जो है ना हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या? IRMS इंटू R। तो यहाँ पर पुट कर दो, देखो एवरेज पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा। इसको जैसे यहाँ पुट करोगे तो IRMS इंटू R, फाइनल लिख देता हूँ, ये हो जाएगा IRMS का होल स्क्वायर इंटू R आ जाएगा। तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया। किसके लिए? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब जैसा यहाँ पर जो आया था ERMS इंटू IRMS के जगह पर लिख दिए ये। दूसरा क्या करते हैं? IRMS के जगह पर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है। तो डी पार्ट में बोलेंगे सिंस IRMS भी तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सोचो, IRMS वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, यानी कि ERMS डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। भैया उसको सब्सटीट्यूट करके देखो, तो देखो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो रख ही देते बढ़िया से। ERMS तो ERMS हो गया, ERMS हो गया इनटू IRMS क्या है? ये मैं ब्रैकेट क्यों ऐसे डाल रहा हूं भाई? IRMS क्या हो जाएगा? ERMS डिवाइड बाई R, यानी कि E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये हो गया देखो एवरेज पावर का फॉर्मूला, ERMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो 3 फॉर्मूले हो गए बेसिकली, ERMS IRMS, I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बटे R। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो जरा, एक मैं लिख देता हूं, पता है क्या? नोट पॉइंट। और वो नोट पॉइंट क्या है? बोले ये है मेरा DC। क्या है? DC। और ये है मेरा AC फॉर R सर्किट, ओनली R सर्किट। प्योर रेजिस्टिव ही होता है, ओनली R।
तो ओनली आर के लिए फॉर्मूला देखो जरा क्या है, बोले भैया पावर होता है, डायरेक्ट में लिखो बच्चों, हाँ चलो डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या 1 2 3 करूँ, है कि नहीं। देखो पावर के 3 फॉर्मूले, खटाक खटाक खटाक, पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो इधर कैसे बनेगा, इधर एवरेज पावर निकालते हैं, 3 फॉर्मूले, क्या होगा एवरेज पावर का, ये हो जाएगा वी आई है तो उसी को देख करके छापो, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो गया, बढ़िया। दूसरा पावर का फॉर्मूला क्या होता है इधर, बोले भैया होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो मैं इसी को उठा के देख के यहाँ छापूंगा, एवरेज पावर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अच्छा तीसरा बोले पावर का होता है वी स्क्वायर बटे आर, कोई बात नहीं, मैं यही उठा के छापूंगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर यानी ई आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखो ठीक है, ऐसे। तो एसी डीसी फॉर्मूला रिमेन सेम फॉर ओनली रेजिस्टिव सर्किट। अब न्यूमेरिकल आता है, इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट का क्या हाल है, क्या हाल है, तो हमें 2 चीज चाहिए, पावर फैक्टर और पावर कंजम्पशन। सबसे पहला देखते हैं पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, ठीक है। सिर्फ इंडक्टिव सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज है ऐसा, तो भाई करंट है कैसा, तो L4 लैग, L4 लैग यानी कि करंट करेगा लैग, अकेला है तो 90 डिग्री लैग, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो पता चल गया लैग या लीड है कितना, फाई बराबर है देखो 90 डिग्री। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, कि आगे पीछे है कोई बात है, हमें पता है कि कौन पीछे कौन आगे होगा, है ना। L4 लैग करंट ही लैग करेगा, कितना आगे पीछे मैग्नीट्यूड बताओ, 90 डिग्री, बस हो गया, कितना 90 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या हो गया cos 90 क्या हो जाएगा स्वाहा, यानी कि पावर फैक्टर क्या हो गया 0। कितना पावर फैक्टर हो गया बच्चों 0, cos फाई इज द पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट ये हुआ क्योंकि ये 0 अगर हो गया पावर फैक्टर है, बोले पावर कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन ए फैक्टर, वही 0 हो गया भैया, फैक्टर ही 0 हो गया तो पावर भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, तो बोले कि भाई ई आर एम एस तो ठीक है, आई आर एम एस तो ठीक, लेकिन cos फाई पावर फैक्टर ही हो गया 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। यानी कि एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर 1 कंप्लीट साइकिल फॉर ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हर एक साइकिल में से जाते जाओगे ना, एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हुआ 0, फिर अगला साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हुआ 0। तो 0 पावर कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर रेजिस्टेंस है नहीं, तो हीट डिसिपेट नहीं कर रहा है। बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन इसका होता है बच्चों, जो कॉइल आगे पढ़ाऊंगा, कि सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो इसमें पावर कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है। नो पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। बहुत जबरदस्त चीज है ना, डिसिपेट नहीं होता हीट के फॉर्म में। तो लिख देंगे ये वाला लाइन कि इन ए प्योर, ये लाइन कहीं भी थ्योरी में, बोर्ड्स में, नीट में, जे में कहीं भी उठ करके आ सकता है कि इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट नो पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस, नो पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस। तो रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन होता है, इंडक्टेंस में नहीं होता है। चलो देखते हैं कैपेसिटेंस का क्या हाल है, यानी कैपेसिटिव सर्किट का। तो बोले प्योर कैपेसिटिव सर्किट है मेरे पास, हमें पता है L4 लैग, तो कैपेसिटर में लीड करेगा, तो करंट यहां पर लीड करता है आई नॉट साइन कितना ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यानी दोनों आगे पीछे फेस कितना हो गया 90 डिग्री ही हो गया। जैसे ही 90 हो गया cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो पहला पार्ट पावर फैक्टर हो जाता है cos फाई, cos 90 डिग्री, cos 90 कितना हो गया 0। यानी कि कैपेसिटिव सर्किट में भी बच्चों पावर कंजम्पशन नहीं होगा। जस्ट अभी जो लिखे वही चीज कट कॉपी पेस्ट हो गया ना, मैं लिख देता हूं। एवरेज पावर कंजम्पशन हो गया ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, भैया cos फाई ही 0 हो गया। यानी कि बस लिखते रहिए, कहने का मतलब है देखो आसान है इसलिए मैं लिख दिया इसको, ठीक है।
कि भाई फिर से ये जीरो हो गया, यानी एवरेज पावर कंजम्पशन फिर से कितना हो गया, जीरो, यानी कैपेसिटर में रेजिस्टेंस है नहीं, नो रेजिस्टेंस नो हीट इज डिसिपेटेड, नो रेजिस्टेंस नो हीट इज डिसिपेटेड, तो बोलेंगे नो पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस। तो फिर से यहाँ लाइन लिख लो कि देयरफॉर इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट नो पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये लिखो, जरूरी है। तो आर में होता है, देखो जरा, आर में होता है, एल में नहीं होता है, सी में नहीं होता है। और ये सारा चीज जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेल्फ इंडक्शन वाला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें बहुत अच्छे से आरएलसी का सब एप्लीकेशन जो सिखाए थे ना, आज वो प्रूफ होते जा रहा है, सब यहाँ पर बता रखे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो एक सीरीज आरएल सर्किट है, फोर्थ पार्ट आते हैं यहाँ पर कि आर के साथ एल कनेक्टेड है, उसके बाद है आर के बाद सी कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों को अभी जस्ट बाद में आता हूँ, 1 मिनट में। पहले जो पढ़े ना उसी में यूनिवर्सल कर लेते हैं कि क्या है। LCR सीरीज सर्किट, तो आर एल सी तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या बताओ कि पावर फैक्टर और पावर कंजम्पशन, ठीक देखते हैं। बोले कि RLC है तो भाई इन दोनों में कोई ना कोई ग्रेटर ही होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो है VL नॉट क्या है, ग्रेटर देन VC नॉट है। L4 लैग, L ग्रेटर है तो L4 लैग, यानी कि इसका इफेक्ट हमें करंट में दिखेगा, तो हो जाएगा I नॉट साइन कितना ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो लैग कर गया, यानी व्हाट इज फाइव, तो यहाँ पर फाइव ऐसा कोई 90-90 डिग्री नहीं है, फाइव होता है। क्या है यहाँ पर, फाइव होता है। कितना होता है, कैसे होता है, तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ बताता हूँ। तो पावर फैक्टर जब हम बात करेंगे वो है cos फाइव। क्या है, cos फाइव। अब फाइव तो फाइव है, तो व्हाट इज cos फाइव, तो cos फाइव हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, याद है 3 डेफिनेशन ये सब, तो उसमें आया था ना R/Z। कहाँ से आता है, फेजर डायग्राम से, जो अभी जस्ट बताएं cos फाइव का 3 डेफिनेशन में ना, फेजर डायग्राम से हमें पता चलता है। वही राइट एंगल ट्रायंगल से cos फाइव निकालोगे, बेस बटे हाइपोटेनियस, VR नॉट बटे E नॉट, वहीं से आता है R/Z। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है बच्चों, ठीक है, R/Z। तो पावर फैक्टर बोलोगे ना क्या होगा, बोले R/Z। RLC सीरीज सर्किट है, Z बराबर क्या होता है, पाइथागोरस टाइप से था, √R² प्लस किसको ग्रेटर माने, L को, तो ये हो जाएगा L माइनस सी, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यही उठा के हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो पावर फैक्टर बोलोगे तो R/Z, Z क्या है, तो बोलेंगे R² प्लस XL माइनस XC का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है सटीक फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर। तो देखो कितना मस्त है, RLC सीख लिया ना, तो RL और RC भी बहुत आसान हो जाएगा, जो आगे पढ़ाऊंगा। RLC पता है कि ये तीनों है, तो भैया तीनों का यूनिवर्सल Z का फॉर्मूला ये है। मान लो C ना रहे तो भैया C उड़ा दो, जब है ही नहीं तो C उड़ गया, तो सिर्फ RL ये बचेगा। अगर L हट जाए तो हटा दो L को, तो सिर्फ R² प्लस XC का स्क्वायर। यानी समझ में आ रहा है, ओहो हमने मेन चीज पढ़ लिया, तो बाकी जो है ना टुकड़ा में कोई भी चीज आएगा तो बहुत आसान है, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। हो गया पावर फैक्टर। चलो पावर कंजम्पशन क्या होगा, तो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है कितना, IRMS cos फाइव। अब इसमें 5 होता है cos फाइव, तो cos फाइव की जगह क्या लिख देंगे, R/Z। तो यूनिवर्सल बस लिख करके रख दो, IRMS इंटू cos फाइव कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे R/Z। फिर Z क्या है, तो हम अभी जस्ट देखें तो हम निकाल सकते हैं एवरेज पावर कंजम्पशन ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। क्या होगा, IRMS R/Z। ठीक, तो जैसे LCR पढ़े बिल्कुल इसी के जैसा हम लोग बच्चों इन दोनों में भी लिख देंगे। ठीक है, देखो जरा क्या है, R तो बेचारा सीधा साधा आदमी है, इसके कारण तो कोई लैगलीड होता नहीं, तो बदमाश तो सिर्फ L और C है। तो L है, L करेगा क्या, L4 लैग, तो ये सीधा साधा आदमी है, तो भैया L4 क्या हो जाता है, लैग, तो इसके कारण नो लैग लीड। तो L4 लैग हो गया, तो करंट का एक्सप्रेशन देखो ऐसे ही पता चल गया कि टोटल करंट जो होगा वो कैसा होगा। तो I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, माइनस बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, 5। ध्यान से सीखो जरा, क्या अकेला R रहे ना
तो फाइव जीरो। अकेला एल हो ना 90, अकेला सी हो ना 90 आगे पीछे। लेकिन अगर अकेला ना हो, दो दो तीन तीन अगर कनेक्टेड हो तब क्या होता है? तो भाई ये यूनिवर्सल होगा, फाइव से लैग लीड करता है। वही फेजर डायग्राम का हिसाब है जैसे आरएलसी पढ़े। यानी कि डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं बच्चों पावर फैक्टर हो जाएगा कितना? cos फाइव, और cos फाइव फिर से क्या हो जाएगा? r बटे जेड, r बटे जेड। वेयर, अब शॉर्ट में लिखता हूं बच्चों, सीख ही गए हम लोग, तो बोले क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सी है ही नहीं तो सिर्फ एक्सएल है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको पुट कर देंगे, पावर फैक्टर निकल गया। ठीक है, चलो। और पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा? तो बोले ई आर एम एस, आई आर एम एस। इतना लिख दिए ना कि फॉर्मूला सब टिप पे याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, हमें ऐसा लग रहा है। ऐसा मत बोला नहीं सर आपको जो लग रहा है वो गलत है, यहाँ कुछ और लग रहा है। कोई बात नहीं, लग रहा है तो मेरे साथ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। भैया अपना नाम अनिल 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 इतना बार जिंदगी में बोले कि नाम भूलते हैं हम लोग, परमानेंट याद है ना, बस बोलते रहो मेरे साथ साथ। एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाइव आर बटे जेड, रख दो आर बटे जेड, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो आर एल का ऐसा है, सिमिलरली आर सी का कैसा होगा? ऐसा ही होगा। आर सी मेरे जैसा बोलो, आर क्या है? सीधा साधा आदमी, इसके कारण नो लैग लीड है, तो सी है बदमाश। एल फोर लैग, तो भैया सी में लीड करेगा, तो करंट करेगा ऐसे सर्किट में क्या? लीड। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस नहीं सॉरी, लीड बता प्लस फाइव हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस फाइव। फाइव होता है, फाइव होता है, मतलब दुकेला तीन केला वाला सर्किट रहे ना, तो पावर फैक्टर हो जाएगा cos फाइव। फिर से cos फाइव क्या हो जाता है? बेस बटे हाइपोटेनियस r बटे जेड, वेयर z इक्वल टू वही आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल है नहीं तो सिर्फ एक्सी, तो एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। पुट कर देंगे वहां, पुट कर देंगे, z की जगह आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोलता है कि पावर कंज्यूम्ड कितना होगा? मेरे ख्याल से मेरे लिखने से पहले सब बच्चे लोग लिख करके बैठ जाएंगे, हमको लग रहा है ऐसा, है ना? बता दो आंसर, जीरो होगा क्या? नहीं, ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाइव क्या होता है इसमें? आर बटे जेड। कितना होता है? आर बटे जेड। तो इस तरह से जो है बच्चों हम लोग निकालते हैं क्या? एवरेज पावर और पावर फैक्टर इन वेरियस एसी सर्किट्स। ठीक है, तो इतने सारे सर्किट्स हम लोग पढ़े, टोटल है ना 6 सर्किट। चलो अब देखते हैं क्या ना, एक टॉपिक आता है उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। क्या होता है? नाम देखो कैसा है, वाटलेस, यानी वाट मतलब कि पावर कंजम्पशन वाला करंट, वाट करंट, यानी कि वो वाट मतलब पावर। अच्छा, ऐसा करंट जो पावर कंजम्पशन भाग ले, दैट इज नोन एज वाट करंट। ये देखो मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ, ठीक, ऐसा कुछ है नहीं उसमें डेफिनेशन, लेकिन समझने के लिए वाट करंट। लेकिन बोलता वाटलेस करंट, ओ ऐसा करंट जो पावरलेस यानी पावर कंजम्पशन में भाग ले ही नहीं, यानी ऐसा भी कोई करंट सर्किट में फ्लो करता है जिससे पावर कंजम्पशन नहीं होगा? बिल्कुल, है ना? तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको बोल दो कि भैया, है ना, बेगैरत वाला करंट है, आइडल करंट है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। तो बोलते हैं द करंट इन एन एसी सर्किट इज सेड टू बी वाटलेस, पावरलेस, इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इट इन द सर्किट इज 0। इसके वजह से कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगा। ठीक है, देखो जरा क्या है। जनरली इन एसी सर्किट में क्या होता है बच्चों, मान लो ERMS है इधर, ठीक है, टोटल वोल्टेज और टोटल जो करंट होता है IRMS, इन दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल होता है, लैग या लीड, RL, RC, RLC, इन जनरल सर्किट ले लो, कितना होता है? लैग लीड 5 से होता है। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ जिससे कि ना थोड़ा ध्यान से देखना। ये हो गया ERMS, ये हो गया IRMS, ये दोनों लैग लीड करता है कितना से? 5 से। तो बोले कि भाई ठीक है, इस करंट का जरा 2 कंपोनेंट निकालने की कोशिश करो। एक कंपोनेंट किधर जाएगा? इधर ही। तो बोले एक करंट का तो कंपोनेंट आ गया इधर, कितना आ गया इधर? ये आ गया है मतलब IRMS cos 5। तो एक करंट किधर हो जाएगा? इसके ठीक परपेंडिकुलर, देख लो इसके ठीक परपेंडिकुलर, वो कितना हो जाएगा? तो बोले IRMS sin 5 हो गया। तो बोलते हैं कि भाई ये जो करंट है ना, ये सिर्फ है IRMS इंटू साइन 5, बस करंट का ही कुछ कंपोनेंट है। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या है? वोल्टेज भी है ERMS और उसी डायरेक्शन में करंट भी है।
तो दोनों को गुना करेंगे तो होगा क्या, जैसे फोर्स इधर हो और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों इसी डायरेक्शन में हो, तो बोलते हैं कि भैया वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स आई मतलब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज गुना करो, मान लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दें इसी डायरेक्शन, तो क्या बन जाता है, तो हमें पता है फिजिक्स में वर्क डन बन जाता है सेम डायरेक्शन में हो तो बोलते हैं ये एक ऐसा करंट है ना IRMS cos फाई, अच्छा IRMS की तरफ है, भैया गुना करके देखना कुछ होता है क्या, कुछ होता है क्या, देखो जरा देखो, तो बोले IRMS इनटू IRMS cos फाई, कुछ हुआ क्या, बोले हाँ हाँ ये हुआ अभी जस्ट पढ़ के आए भाई, IRMS cos फाई ना, ये एक्चुअली एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है बच्चों ये एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ करंट हो गया ना, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ करंट विच टेक्स प्लेस इन द पावर कंजम्पशन, तभी तो जाके गुना हुआ तो पावर कंज्यूम्ड हो गया। बोले ओ तुम पावर कंजम्पशन में भाग लेते हो तो तुमको हम बोलते हैं वाट करंट ये इधर वोल्टेज है ही नहीं, अकेला बेचारा करंट है, तो अकेला करंट रह करके क्या करेगा, कुछ नहीं, यानी ये करंट कैसा है, वाटलेस करंट, इस करंट कंपोनेंट के वजह से कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है, तो पता चल गया वाटलेस करंट कौन होगा, ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलो, दिस इज दैट कंपोनेंट ऑफ करंट विच टेक्स प्लेस इन पावर कंजम्पशन, है ना, विच टेक्स प्लेस इन क्या, पावर कंजम्पशन इन एन AC सर्किट, तो ये पावर कंजम्पशन में भाग लेता है IRMS cos फाई, तो भैया IRMS जो साइन फाई होगा क्या, वो क्या कहला जाएगा, नो पावर कंजम्पशन टेक्स प्लेस, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, वाटलेस करंट। मीनिंग समझ में आ गया ना कि कौन वाट करंट है, कौन वाटलेस करंट है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, बहुत बार, और ऐसा नहीं कि बोर्ड वगैरह में, हर जगह नीट जेईई सब जगह में कि वाटलेस करंट निकालो क्या है, तो भाई IRMS साइन फाई हो जाएगा मेरा वाटलेस करंट। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों की क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 वोल्ट, 40 वोल्ट, 100 वोल्ट। सिखाए थे कि AC सर्किट में ना कभी भी 80 वोल्ट अगर दिया रहे तो वो कौन सा वोल्टेज होता है, सोचो। अभी देखने में लगेगा भैया ये इंस्टेंटेनियस है कि पीक वाला है कि RMS है कि एवरेज है, सिखा चुके, जो भी वोल्टेज होता है दैट इज VRMS। तो एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, AC सर्किट है, इस तरह से क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है 80 वोल्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटेंस 40 वोल्ट, और इंडक्टेंस तीसरा जो है कितना है, 100 वोल्ट। इसका मतलब है कि व्हाट इज दिस RLC, तो ये हो जाएगा VR का RMS हो जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, VL का RMS हो जाएगा, VC का RMS हो जाएगा। किन्हीं बच्चे को अगर लगे सर क्यों RMS हो जाएगा, तो बच्चों सिस्टमेटिक लेक्चर देखना, हर चीज को ना पूरा तोड़ करके मैंने बताया कि काहे का RMS, ये नहीं कि ये होता है RMS बच्चों, नहीं, क्यों होता है ना वो जानना जरूरी, वो बताएं RMS वाला लेक्चर में, ठीक है, क्यों RMS होता है, बाकी 3 क्यों नहीं होता, इंस्टेंटेनियस, पीक और एवरेज। ठीक है, चलो, द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज क्या, बोले भैया पावर फैक्टर जो होता है ना वो होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, और बेस में हमेशा होता है देखो VR, हाइपोटेनियस में होता है टोटल, तो चाहे पीक लिखो तो पीक लिखो, हमें RMS में दे के रखा है तो हम VR RMS, तो ये वाला क्या लिखेंगे ER RMS, और यही R बटे Z होता है, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस दे के रखता तो यहीं पर R बटे Z कर देते। तो कैसे निकाला जाए, तो बोले भैया टोटल जो वोल्टेज है ना ये RMS, वो भी पाइथागोरस से निकलता है, कहाँ पढ़े, पिछले लेक्चर में, क्या होता है, तो VR RMS का होल स्क्वायर प्लस, दोनों में बड़ा कौन है बताओ जरा, देखो जरा, VL वाला बड़ा है, तो VL RMS माइनस VC RMS का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर VR RMS 80 का होल स्क्वायर प्लस VL 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, 4 ऑप्शन दे के ऐसा कुछ रखा है, पहले इसको निकाल लिया जाए, तो ये बोलेंगे 80 मतलब 8 64, 100 हो गया, प्लस बच्चों 100 में 40 जाएगा, कितना हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, तो बोलेंगे 3600 हो जाएगा।
है ना, 60 का होल स्क्वायर। तो 6400 प्लस 3600 कितना हो जाएगा, 0 0 और ये हो जाएगा 100। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है बाहर क्या आने जा रहा है, 100 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, ERMS। कितना हो जाएगा ERMS टोटल, 100। तो बोलेंगे भाई cos फाई अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, VRRMS। VRRMS है 80, तो ऊपर 80 नीचे 100, तो ये चला गया। आंसर आ रहा है कितना, 0.8, 8/10, यानी कि cos फाई इक्वल टू हो गया कितना मेरा 0.8। देखो ऐसे पावर फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए 0.8 हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अच्छा क्वेश्चन ही है कि इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय ई इक्वल टू, है ना, जो यहाँ 100 था ना तो इसको शेड कर दिया, 10 sin 30t है। कितना है ई है 10 sin 30t। अच्छा आई ये भी दे के रखा है, कितना है 20 sin 30t माइनस है π/4। तो ये देखो है 30t ईएमएफ सॉरी, जहां पर ईएमएफ 30t है ना वहीं से देखो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट, कितना 45। यानी एक चीज तो है, इन दोनों को देखते के साथ हमें पता चलता है कि फेस कितना है π/4 है, आगे पीछे लैग लीड है ना। तो बोलता है क्या, इन वन साइकिल ऑफ एसी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट एंड द वाटलेस करंट आर, दोनों हमें निकालना है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जो है ना वो है एवरेज पावर, वो होता है ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। गौर करके देखो मेरे पास इक्वेशन देके रखा है, तो जब इक्वेशन देता है ना तो ये E इक्वल टू क्या हो जाता है, दिस बिकम्स E0। सिमिलरली I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, I0। क्या हो जाएगा ये वाला, I0। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस I, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस। इसका मतलब E0 दे के रखा है 10, तो ERMS क्या होगा। तो बोले भैया ERMS होता है कितना, E0/√2। पता चला मैंने क्यों ऐसा किया बच्चों, क्योंकि मेरे पास पीक वैल्यू पता है। RMS कैसे निकालोगे, पीक/√2। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, I0/√2 cos फाई। तो बोले cos फाई है कितना, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। E0 कितना है 10, तो 10/√2 इंटू I0 कितना है 20, तो 20/√2। अब cos 45 हो जाएगा कितना, 1/√2। देखो गौर करके ये 10 इंटू 20 तो ठीक है, भागा ये √2 2 और एक √2 नीचे रहेगा, है ना, 2 हो गया। तो ये उड़ा देंगे तो 2 10 हो गया, ये वाला कट जाएगा, ऊपर आ गया कितना 100 डिवाइडेड बाई √2। तो 100/√2 वाट आ जाएगा मेरा क्या, पावर कंजम्पशन इन वन कंप्लीट साइकिल, 100/√2। तो देखो 100/√2 संयोग से एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया फिक्स, ऐसे ही डायरेक्ट निकल गया। सेकंड बोलता है कि वाटलेस करंट बताओ क्या होगा, है ना, सीखना है कैसे कैलकुलेट होता है वाटलेस करंट भाई। तो बोले वाटलेस करंट जो होता है ना, अभी हमने देखा वो एक्चुअली साइन फाई वाला कंपोनेंट होता है, IRMS साइन फाई, IRMS साइन फाई। IRMS कितना है, I0/√2 और साइन फाई कितना है, साइन फाई है π/4। तो ऐसा हो गया I0 20, तो 20/√2 इंटू साइन 45 1/√2, √2 हो गया 2, है ना, √2 तो 2 10 जाए यानी कि 10, तो 10 एम्पियर हो जाएगा वाटलेस करंट। तो देखो 10 एम्पियर है वाटलेस करंट, यानी कि ठीक है। तो 100/√2 वाट 10 एम्पियर विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। कह सकते हो बच्चों ना कि ये जो लेक्चर था ना वन ऑफ द इजीएस्ट लेक्चर ऑफ एसी चैप्टर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पीछे पढ़ रखे थे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला और लिखना ही और कुछ नहीं था इसमें। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।